क्या दे रखा है यहाँ पे एक्सेल जो है, एक्सेल को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये एक्सेल को ओमेगा एल भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2πf एल, है ना। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2π तो एक कांस्टेंट टर्म है, कोई अगर इंडक्टर होगा तो उसका कितना वैल्यू होगा इंडक्टर का, वो हेनरी में लिख देंगे। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। और इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, ये एक्सेल है, तो ऐसे ये बढ़ेगा ये, ठीक है। इसका हेडिंग डाल लेते हैं वेरिएशन ऑफ एक्स एल एंड एक्स सी बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के बेस पे इनका वेरिएशन दिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका ये ग्राफ होता है। अगर हम लोग कैपिटेटिव रिएक्टेंस लेते हैं, हम लोग कैपिटेटिव रिएक्टेंस एक्स सी, कैपिटेटिव रिएक्टेंस, कैपिटेटिव रिएक्टेंस एक्स सी को हम लोग लिख सकते हैं 1/ω(c), है ना। ये रिलेशन होता हमारा एक्सएल इज इक्वल टू 1/ω(c) कैपिटेटिव रिएक्टेंस। और अगर हम लोग लेते हैं ओमेगा को तो 2πfc ऐसे ले लिया, ओमेगा का 2πf ले लिया। अब यहाँ पे एक्सेल जो है कैपिटेटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कैपिटेटिव रिएक्टेंस घटता जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ये ज़्यादा रहेगा। तो वेरिएशन ऑफ कैपिटेटिव रिएक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ होगा ये इस तरह से है। ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्सी है, और ये इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा कैपिटेटिव रिएक्टेंस घटता जाता है। तो इस तरह से इनका ग्राफ का वेरिएशन होता है। कैपिटेटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये दिखाया कैपिटेटिव में, ये इंडक्टिव में दे रखा हम लोगों ने। आगे क्या दे रखा है, क्या देखते हम लोग फ्रीक्वेंसी में और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपिटेटिव रिएक्टेंस में कैसे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब ये देखा गया क्या कि एक्सएल एंड एक्ससी, ठीक है ना, ये दोनों में एल ही लिख दिया हमने। ये सी है, ये सी है, ये एल ही लिखा गया ये, ठीक है ना। ये प्लॉट ठीक है। क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सेल बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटाएंगे एक्सी बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो एक ही तरफ से लेके चलते गए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो एक्सेल बढ़ेगा मगर ये जो है ना एक्सी घटेगा, ठीक है। क्या बताते हैं, ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा एक्सी है, ठीक है ना। ये है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम लोग, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, तो क्या समझ में आए कि ये जो वैल्यू है ये हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये मान लिया कि एक्सेल का जो वैल्यू है
जो भी है एक्स सी का वैल्यू जो भी है वो है, लेकिन जो रिजल्टेंट आ रहा है, एक हम लोगों ने दिखाया था ना वी एल माइनस वी सी, उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ये मान लिया रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। ठीक, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो किसका वैल्यू बढ़ेगा? एक्सएल का वैल्यू बढ़ेगा, और किसका घटेगा? एक्ससी का वैल्यू घटेगा। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होंगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा और इसका वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा और ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। कुछ बात सुन आ रही है? और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा ये यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ पहुँचेगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे एक्सएल इस वी सी के बराबर एक्स सी के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुन में? जब ये फ्रीक्वेंसी का दिखा रहे ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कैपिटेटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है, कैपिटेटिव घटता है। तो हम लोग एक ये दे रहे हैं कि एक समझने के लिए कह रहे हैं कि अगर दोनों डिवाइस इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों साथ लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और कैपिटेटिव रिएक्टेंस नीचे की तरफ रहेगा आएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जहां दोनों पे बराबर होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, वो ऊपर से नीचे आएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे, और इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। अगर कम फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम लोग, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा होगा, एक्सी ज़्यादा होगा और एक्सएल कम होगा, यानी लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सी ज़्यादा होगा और एक्सएल कम होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सएल बढ़ने लगेगा, एक्सी घटने लगेगा, ये बढ़ेगा वो घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। एक बार ऐसा होगा जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो क्या समझ में आ गया? अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कौन ज़्यादा है, एक्सएल ज़्यादा या एक्सी ज़्यादा है? एक्सी ज़्यादा है, कैपिटेटिव रिएक्टेंस ज़्यादा अगर लो फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कैपिटेटिव रिएक्टेंस घटेगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, वो घटेगा ये बढ़ेगा, वो घटेगा ये बढ़ेगा, एक स्टेज पे दोनों आके बराबर हो जाएंगे, वो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कैपिटेटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। नहीं, एक ऐसा स्टेज आएगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाते रहेंगे तो ये नीचे जाता रहेगा और ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो एक बार तो बराबर होगा, उसके बाद जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो। कितनी बात सुनिए? तो एक जनरल हमारा एक आइडिया होगा, जब लो फ्रीक्वेंसी होगा तो कौन ज़्यादा है, एक्सएल ज़्यादा एक्सी ज़्यादा? लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सी ज़्यादा, ठीक है। और एक मॉडरेट फ्रीक्वेंसी आएगा जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन ज़्यादा? एक्सएल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा आइडिया है, यहाँ से हम लोग इसको कंक्लूजन को लिखते हैं। एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी XC इज ग्रेटर देन XL, लो फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। एट हाई फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट, एट हाई फ्रीक्वेंसी at high frequency XC is less than XL, ठीक है ना। उल्टा हो जाएगा, ये XL ज़्यादा हो जाएगा, XC कम हो जाएगा, ये दे रखा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी से वेरिएट कर रहा रेजिस्टेंस, ये ना कैपिटेटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी से चेंज होते रहते हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे XC ज़्यादा होता है, XL कम होता है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं एक स्टेज आता है जहाँ पे XL XC के बराबर हो जाता है, रेजोनेंस कंडीशन कहलाता है। उसके बाद भी अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा
या उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू घट जाता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। बाकी जो रेजिस्टेंस लगता है, एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस लगता है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इंडक्टर एंड कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट जो डिपेंड करता है वो सिर्फ इंडक्टर एंड कैपेसिटर का ही करता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये था वेरिएशन ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं, बस करिए इसको। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, क्यू फैक्टर। ठीक है ना, क्वालिटी फैक्टर को। शार्पनेस, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या है ये शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर, ये समझते हैं। जब भी कभी एलसीआर सर्किट में करंट पास करेंगे, ठीक है, तो जाहिर है इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस जो है ना एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सबको मिलाने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस होते हैं वही इम्पीडेंस कहलाता है। और जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा उतना कम करंट होगा। जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा उतना ही कम करंट सर्किट में चलेगा। अभी अभी हम लोगों ने ग्राफ से बता रहे थे वेरिएशन ऑफ एक्सी एंड एक्सएल विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, बताया था ना। अभी ग्राफ दिखा रहे थे, क्या बताए थे? लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एक स्टेज आता है जहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं, उसको रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। जिस वक्त रेजोनेंस कंडीशन होता है उस वक्त इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस बचता है। और जिस वक्त रेजिस्टेंस होता है सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस हो जाता है और करंट मैक्सिमम चलने लगता है। उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम चलने लगता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिस वक्त रेजोनेंस कंडीशन आ जाता है। अगर उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे तो क्या देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट गया और फिर हमारा इम्पीडेंस जेड तीनों के रिजल्ट आता है। रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उन तीनों का रिजल्ट आता है इम्पीडेंस। उस वक्त जब रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है या उस वक्त जब रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, कोई ना कोई ज़्यादा होता है। लो रेजिस्टेंस पे बता रहे हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है और हाई रेजिस्टेंस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है और बराबर एक फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस होता है उस वक्त दोनों बराबर होते हैं। तो क्या समझ में आया कि रेजोनेंस कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन हो उस केस में रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टर, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि उनका भी इम्पीडेंस इंक्लूड किया जाता है, उसका भी इम्पीडेंस होता है और उसकी वजह से करंट कम हो जाता है, घटने लगता है। अगर उस वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं करंट में, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से करंट में जो चेंज आ रहा उस चेंज को ग्राफ से प्लॉट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। लेकिन जिस वक्त ये हम लोग कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू वैरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं रेजिस्टेंस को मेन। क्या मतलब समझ में है कि जैसे एक इम्पीडेंस है, उसमें एक कैपेसिटर है,
इंडक्टर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव, उसका जो वैल्यू चेंज होगा वो तो फ्रीक्वेंसी से वेरिएट करके होता रहेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस एक लगा रखा है उसका अपना एक वैल्यू होगा। तो एक टाइम में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लेंगे, एक टाइम में एक रेजिस्टेंस लेंगे, हाँ उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी को वैरी कराएंगे और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के वेरिएशन की वजह से वो पूरे सर्किट में कितना करंट चल रहा होगा उसे प्लॉट कर देंगे। फिर दूसरी बार में दूसरा रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, दूसरा रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे, चाहे वो हम कम ले लें, पहले के मुकाबले में अब कम ले लेते हैं, और पहले के मुकाबले में रेजिस्टेंस कम कर दिया, और फिर इसी तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर का जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उसमें वेरी करता रहेगा। उस वेरिएशन की वजह से अब करंट सर्किट में कैसे चल रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा करंट में, उसे प्लॉट कर देंगे। वो सब क्वालिटी फैक्टर में काउंट होता है। इसी तरह से तीसरा रेजिस्टेंस ले लेते और उसके बाद फिक्स कर दिया रेजिस्टेंस को, और इंडक्टर और कैपेसिटर का जो इम्पैक्ट है या इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, उस चेंज की वजह से वो वैल्यू वेरी करता रहेगा, और फिर उस वेरिएशन को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो फिर वो एक अलग तरीके का ग्राफ दिखेगा हमें, ठीक है। तो जिस ये जो 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन लेते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस देकर, और इधर हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस तो फिक्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के चेंज करने की वजह से उसका वैल्यू चेंज होते रहता है, और उसी चेंज को अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब देखते हैं कि ये जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ प्लॉट होता है। तो पहले मैं एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ और उसी के हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा है कि मान लीजिए एक हमने ऑब्जर्वेशन लिया, रेजिस्टेंस R1 लिया, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ साथ ये XL है और ये XC भी है ये, ठीक। लेकिन ये जो चेंज होगा ये फ्रीक्वेंसी की वजह से चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी के चेंज होगा। इसे हम लोगों ने एक बार रेजिस्टेंस ले लिया और इसको रेजिस्टेंस लेके फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की वजह से इनका वैल्यू कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन ये फिक्स है। और जब उसका वेरिएशन ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करें या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज करें, बात बराबर ही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को चेंज करें या फिर आमतौर पे फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो ऑसिलेशन में आता है, क्योंकि ऑसिलेशन में क्या होता है ऐसे कंटिन्यूअस साइकिल में चलते रहते हैं, तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लेते हैं हम लोग, इधर इसको बढ़ाएंगे हम लोग, और इधर हम लोग करंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, करंट को प्लॉट करेंगे। इस वक्त एक रेजिस्टेंस ले लिया गया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट है, और अब हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को चेंज कर रहे हैं। सेम उसी तरह से वेरी करेगा, अगर लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा तो कौन ज़्यादा होगा, XC ज़्यादा होगा। लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा XC ज़्यादा, XL कम होगा, और जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वैसे XC घटता जाएगा और XL बढ़ता जाएगा, एक रेजोनेंस कंडीशन आएगा। इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे वो देखिए, ये इनिशियली करंट में और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ऐसे चलेगा चेंज, ऐसे हो जाता है। ये कब होता है, जब ओमेगा जो है ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे करंट ये आ जाता है, रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, कितनी बात सुन में। और ये वेरिएशन दिखा रहा है करंट का, देखना ये करंट है, ये वर्चुअल करंट। तो इनिशियली जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो करंट भी कम था, लेकिन जैसे जैसे ये रेजोनेंस की तरफ बढ़ रहा था, रेजोनेंस कंडीशन की तरफ, वैसे वैसे ये करंट बढ़ गया। जब रेजोनेंस हुआ उस वक्त मैक्सिमम करंट आया, फिर जैसे आगे बढ़ा तो जाहिर है वो XL तो कम हो गया मगर XC ज़्यादा हो, XC तो कम हो गया, XL ज़्यादा होने लगा, फिर उसका इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि रेजोनेंस में दोनों एक दूसरे को ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाता है। और फिर रेजिस्टेंस जिस वक्त होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है और करंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये करंट ज़्यादा हो गया, फिर आगे बढ़ा
तो ये एक्सेल ज़्यादा हो गया, एक्सेल कम हो गया, फिर ये करंट कम होने लगा। ठीक, ये रेजिस्टेंस जो था R1 ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अगर हम दूसरी वाले थे R2, जो R2 जो है R2 इज लेस देन R1, ये जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस ले रहा है उस वक्त R2 जो है R1 से कम है, R1 ज़्यादा है, पहले वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा लिया था। अब फिर हम उसको प्लॉट करते हैं, उसे प्लॉट करेंगे तो क्या देखा गया है कि इनिशियली फिर इसी तरह से जाता है ये, ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पे करंट फिर इसमें बढ़ जाता है ऐसे। ये ऐसे हो गया ये, ठीक है, ये R2 पे आ गया, करंट बढ़ गया यहाँ पे, जब रेजोनेंस कंडीशन है तो करंट बढ़ गया, ठीक है। और R3 जो है, अगर 3 नंबर पे रहते हैं R3 विच इज लेस देन, R3 इज लेस देन R2, ठीक है ना, R3 R2 से भी कम है। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो क्या देखा गया है कि ये जो है ये पीक देखिए कितना तेजी से उठा है, ऐसे चला गया ये पीक। तो ये जो शार्पनेस जब रेजोनेंस कंडीशन था तो उस वक्त ये देखिए कितना करंट बढ़ गया। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाता है। रेजिस्टेंस ये R1 R2 ये R3, ठीक है ना, यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, R3 सबसे लिस्ट वैल्यू है, तो उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा करंट चलता है। ये जो वेरिएशन होता है करंट का इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या बताया, क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, Q इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन potential drop across the resistor, potential drop across the resistor, ठीक है ना। अब ये क्या दे रखा है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप चाहे इंडक्टर के लीजिए या कैपेसिटर, किसी का भी ले सकते हैं, कोई एक ले लें, दोनों में से किसी में भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। और ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस में क्या, या अप्लाइड वोल्टेज कितना है, ये भी बोल सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर है अप्लाइड वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एल ले लिया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एल, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इसको हम लोग अप्लाइड वोल्टेज भी बोलते हैं, नीचे वाले को अप्लाइड वोल्टेज भी बोलते हैं। कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया, ठीक है। तो VL अपॉन VR हो गया ये जो करंट है I वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इनटू XC, और यहाँ पे वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इनटू R, ठीक है ना। ये I से I कैंसिल हो जाएगा, XC अपॉन R, C लिख दिया, L है ये, इंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये XL जो है ओमेगा L के बराबर होता है, XL ओमेगा L के बराबर होता है, ये R है, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन में ये जो हम लोग ले रहे हैं एट रेजोनेंस कंडीशन, तो ये ओमेगा नॉट लिखेंगे हम लोग, ओमेगा नॉट, ठीक है। कितनी बात सुन में, क्वालिटी फैक्टर का भी डेफिनेशन बाद में लिख दूंगा मैं, ये तो मैं रिलेशन लिख दे रहा हूं आगे। ये जो है ओमेगा नॉट L अपॉन R, जब रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं एट रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू
1/√LC, 1/√LC, ये ओमेगा नॉट का वैल्यू होता है। ये ग्राफ मिटा दो, बना लिया आप लोगों ने। इसको अभी करेंगे। अब ये ओमेगा नॉट को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। ओमेगा नॉट को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा क्वालिटी फैक्टर के लिए? Q इज इक्वल टू 1/√LC और यहाँ पे L/R कर लिया। ओमेगा का वैल्यू अलग कर लिया, 1/√LC और L/R कर दिया। ठीक है, ये जो है C को अलग कर देते हैं, L को इसके साथ कर लेते हैं। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर में, तो ये L² आ जाएगा रूट में, और ये आ जाएगा 1/√C इंटू 1/R। ये समझिए मैंने क्या कर दिया इसको। ये जो L था ये रूट के अंदर ले लिया, तो रूट के अंदर लेने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया उसको, तो L² ये हमने कर दिया। नीचे L था तो L लिख दिया, और ये रूट में C था तो हमने उसको 1/√C कर दिया, और 1/R एक अलग कर दिया। अब ये L से पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, तो Q क्या हो जाएगा? ये रूट में L है, रूट में C है, तो √L/C इंटू 1/R। ये हमारा एक क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो, 1/R√L/C, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी फैक्टर का ये रिलेशन से क्या हमें आइडिया ड्राइव होता है वो अभी लिखने जा रहे हैं। ये जो है क्या बताया कि क्वालिटी फैक्टर का मतलब वो शार्पनेस, वो जो पिक जो अभी हमने ग्राफ पे दिखाया था, पिक कब ज़्यादा बनेगा, Q का वैल्यू कब ज़्यादा आएगा। तो देखो Q से R जो है ना इन्वर्सली रिलेट करता है, यानी R कम हो, यानी रेजिस्टेंस कम हो, तो क्वालिटी फैक्टर का पिक शार्पनेस ज़्यादा आएगा। तो अगर कोई LCR सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो, कैपेसिटेंस भी कम हो क्योंकि ये भी नीचे है, और इंडक्टर ज़्यादा हो, तो एक LCR सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कम हो, कैपेसिटेंस कम हो, पर इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसमें Q यानी शार्पनेस Q फैक्टर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो Q फैक्टर हाई क्वालिटी के आने के लिए या शार्पनेस हाई होने के लिए ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस कम लगाया जाए, कैपेसिटेंस भी कम हो, और इंडक्टर ज़्यादा हो। ठीक है ना, इंडक्टर इसलिए ज़्यादा हो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है इंडक्टर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो बोला क्या कि इन LCR सर्किट, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, इन LCR सर्किट द quality factor will be sharp if resistance is low, R is low, inductor L is high and C is low। ठीक है ना, ये अगर इस तरह का, थैंक यू सर, ओरिजिनल भी लाए ना, इनमें है ना, ओके ओके। जब भी कभी हम लोग इसको इस तरह से करेंगे तो ये हमें कंडीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर शार्पनेस सही आएगा। कितनी बात समझ में? ये समझ में आ रहा है हम लोगों ने क्या लिखा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कैपेसिटर। ये कौन से कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर और कैपेसिटर सेम होता है? जब रेजोनेंस कंडीशन होता है। तो जो शार्पनेस फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ ये देख रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर चेक कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो रेजोनेंस कंडीशन है। हमेशा क्वालिटी फैक्टर को जो हम लोग देखते हैं और या ग्राफ प्लॉट करते हैं या रिलेशन ड्राइव किया है,
वो हमारा रेजोनेंस कंडीशन में है। ठीक है, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल बनता है इससे कि जब हम चाहते हैं क्यू फैक्टर ज़्यादा हो, अच्छा हो, क्वालिटी फैक्टर अच्छा हो, शार्पनेस अच्छा हो, तो उसको अच्छा पाने के लिए कौन सा ज़्यादा कौन सा कम होना चाहिए? रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कैपेसिटेंस कम होना चाहिए, इंडक्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके क्वालिटी फैक्टर गेन करेंगे, अचीव करेंगे। तो ये था हमारा शार्पनेस। इसके बाद अगला टॉपिक हम कराते हैं